हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी है एक बंदर और एक खूंटे के बारे में। एक बंदर और एक खूंटे के बारे में। अक्सर स्टूडेंट्स की ये शिकायत होती है कि उन्हें बुक टेक्स्ट पढ़ने पर समझ में नहीं आता है। उसकी हिंदी वो सही तरीके से नहीं निकाल पाते हैं। एक्चुअली जो रिकमेंडेड बुक्स है आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग, हो सकता है थोड़े आप लोगों को वो डिफ़िकल्ट लगे। लेकिन इस स्किल को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। डेवलप करने के लिए थोड़ी आसान लगने वाली चीज़ों को जब हम लोग पढ़ेंगे तो बेसिकली जो बातें हैं, जो छोटी-मोटी बातें हैं, अ, उनको हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये एक छोटी-सी कहानी है, एक बंदर और एक कुत्ते के बारे में। छोटी-छोटी बातों को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश रहेगी मेरी, तो ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा और इससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी, अगर कुछ ना समझ में आए या कोई प्रॉब्लम लगे तो नंबर तो आप लोग के पास है ही। चलिए फिलहाल यहाँ शुरू करते हैं हम लोग कहानी को समझना। देयर वाज वंस अ मर्चेंट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं कि यहाँ पर एक शब्द देयर का यूज किया गया है। देयर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आया है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे जहाँ पर वास्तव में अ, अगर मोटा मोटी तौर पर या विदाउट एक्सप्लेनेशन इसको आपके दिमाग में अगर समझाने की बात की जाए, आपको लोगों को समझाने की बात की जाए, तो वैसे सेंटेंस जहाँ पर वास्तव में कोई एक्शन बेसिकली ना दर्शाना हो और कोई सब्जेक्ट भी ना हो का, तो वैसे सेंटेंसेस में जनरली हम लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। जैसे इट इज इट इज संडे टुमारो। अब यहाँ पर तो कोई काम हो नहीं रहा है, इट से शुरू कर दिया गया सेंटेंस को। वैसे ही देयर वाज वंस अ मर्चेंट। अब इतने सेंटेंस को अगर हम लोग देखें और से बातों को समझिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। अब इतने बातों को अगर देखें, वंस अ मर्चेंट, अब इसमें वास्तव में तो कोई काम हो नहीं रहा है इतने दूर सेंटेंस में। तो जब कोई काम हो नहीं रहा वास्तव में तो सब्जेक्ट सेंटेंस का दर्शाने वाला है नहीं, तो ऐसे सेंटेंस का शुरुआत देयर से कर दीजिए या इट से कर दीजिए। तो देयर वाज, वाज ये अपने टेंस के अकॉर्डिंग अपना अर्थ रखेगा था। वंस अ मर्चेंट, एक बार एक व्यापारी। कहने का मतलब एक बार एक व्यापारी था। यहाँ पर देयर का कोई अर्थ नहीं। एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसका यूज किया गया है। तो एक व्यापारी था, मर्चेंट व्यापारी को कहते हैं। तो एक व्यापारी था, हु एम्प्लॉयड। अब यहाँ पर इस वर्ड को हु को देखा जाए, तो अगर इस हु को देखेंगे हम लोग, इस हु को अगर देखा जाए, तो इस हु को आप लोगों ने अक्सर देखा होगा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में। जैसे हु आर यू। हु आर यू का मतलब हो गया तुम कौन हो या आप कौन है। तो यहाँ पर इस हु का यूज करके प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर इस हु को देखें तो ये प्रश्न पूछने के लिए तो आया नहीं है, तो फिर क्या काम कर रहा है? तो यहाँ पर ये रिलेशन दर्शाने का काम कर रहा है। और जब भी इस प्रकार यूज हो कि हु अपने पहले प्रयोग किए गए नाउन के साथ बाद में आने वाले सेंटेंस के रिलेशन को जोड़ता हो, तो इस स्थिति में इस हु को हम लोग रिलेटिव, और चूंकि ये प्रोनाउन का काम करता है तो इसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। याद रखिएगा, जो बच्चे 11th में पढ़े होंगे, प्रोनाउन पढ़े होंगे, वे इस हु से जरूर परिचित हो। तो इस हु का अर्थ यहाँ पर हो जाता है जो, नहीं, या जिसने, इस अर्थ में इसका यूज किया जाता है। तो देयर वाज वंस अ मर्चेंट, एक बार एक व्यापारी था। हा का अर्थ आ रहा है इस वाज के कारण। हु एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय मतलब होता है काम पर रखना। हु एम्प्लॉयड मेनी, मेनी का अर्थ हो जाता है अनेक। कारपेंटर्स, कारपेंटर मतलब हो जाता है बढ़ई, और कारपेंटर्स प्लुरल उसका बना दिया गया है। मेशन, मेशन अगर हम लोग अपने यहाँ देखें तो राजमिस्त्री जो ईंट को जोड़ते हैं, वैसे मेसन कहलाते हैं जो पत्थर को काट काट करके उस पर कारीगरी का काम करते हैं, उन्हें भी कहा जाता है। तो ईंट या पत्थर से काम करने वाले मेसन हो गए।
बिल्ड मतलब जानते हैं ये बनाना, टेम्पल मतलब आप जानते हैं मंदिर, हीज पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आया है, नहीं हीज, और गार्डन हो गया बगीचा। तो अब इस पूरे सेंटेंस के अगर अर्थ को हम लोग समझने की कोशिश करें तो इसके अर्थ को समझिए। जब भी हम लोग हिंदी बताते हैं तो एक खास बात ध्यान रखिएगा, हिंदी बताने के लिए हम लोग बैक साइड से हिंदी बताना शुरू करते हैं या हिंदी समझना शुरू करते हैं। जैसे अगर इस सेंटेंस की हिंदी समझनी है तो हम लोग इसकी हिंदी समझना यहाँ गार्डन से शुरू करेंगे। जैसे वंस अ मर्चेंट, एक बार एक देयर वाज वंस अ मर्चेंट, एक बार एक व्यापारी था, हु जो इन हिज गार्डन अपने बगीचे में, नहीं, टू बिल्ड अ टेम्पल एक मंदिर बनाने के लिए, मेनी कारपेंटर्स एंड मिन्सन्स अनेकों बढ़इयों और राजगीरों को काम पर लगाया था। मेरे ख्याल से बात को आप लोगों ने फिर से एक बार समझिएगा। जब भी किसी सेंटेंस की हिंदी जब हमें बतानी होती है तो उसकी हिंदी को बताने के लिए, उसकी हिंदी को बताने के लिए, एक मिनट जरा रुक जाइएगा, उसकी हिंदी को बताने के लिए हम लोग लास्ट से समझना शुरू, ठीक है? ध्यान दीजिएगा और फिर से इसको समझिए। देयर वाज वंस अ मर्चेंट, एक बार एक व्यापारी था, हु जो जो इन हिज गार्डन अपने बगीचे में, टू बिल्ड अ टेम्पल एक मंदिर बनाने के लिए, मेनी कारपेंटर्स एंड मेंसन अनेकों बढ़इयों और राजगीरों को एम्प्लॉयड काम पर रखा। बात समझ में आई? बैक साइड से, बैक साइड से इसकी आगे नेक्स्ट सेंटेंस को देखा जाए। रेगुलरली नियमित रूप से, दे वुड स्टार्ट वर्क इन द मॉर्निंग, नियमित रूप से वे लोग, दे वुड स्टार्ट वे लोग सुबह में अपना काम शुरू, दे वुड स्टार्ट वर्क इन द, सुबह में काम करना स्टार्ट करते। अब इस सेंटेंस में देखिएगा एक शब्द वुड का यूज, ये वुड क्या करता है? वुड किसी भी नियमित रूप से चलने वाले काम को दर्शाता। अगर मॉडल ऑक्सिलरी में अगर देखा जाए तो मॉडल ऑक्सिलरी में यह भी बात पढ़ने को मिलती है कि जो आदत है, आदत को भी दर्शाने का काम किया जाता है, वुड का प्रयोग करके आदत को भी दर्शाया जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा पास्ट के लिए, क्योंकि बात यहाँ पास्ट की जा रही है, तो पास्ट में कोई काम नियमित रूप से चल रहा था तो इसको दर्शाने के लिए वुड का यूज किया गया है कि दे वुड स्टार्ट वर्क इन द मॉर्निंग, वे लोग सुबह में काम करना शुरू, बात समझ में? वे लोग सुबह में काम करना, ये आगे बढ़ते हैं। ये बंदर है, और बंदर, आपने बंदर तो देख लिया, साथ ही साथ एक और देख लीजिए, ये खुटा है, बंदर और खुटा को मिला करके कहानी पर बताई जा रही है। जहां तक बात को समझा वहां से जरा आगे समझते हैं हम लोग। तो वे लोग क्या करते थे, वे लोग सुबह से काम करना शुरू करते थे, एंड और टेक अ ब्रेक, और ब्रेक लेते थे, थोड़ी देर के लिए आराम करते थे, फॉर द मिड डे, यानी कि दोपहर में, मिड डे हो गया दोपहर का समय, नहीं, फॉर द मिड डे मील्स, दोपहर के भोजन के लिए वे लोग थोड़ा सा आराम करते थे, एंड रिटर्न, एंड रिटर्न, और फिर लौट आते लौट आते थे, टू रिज्यूम वर्क टिल इवनिंग। रिज्यूम मतलब होता है पुनः प्रारंभ करना, वर्क मतलब काम, टिल मतलब तक, इवनिंग मतलब शाम, शाम तक काम करने के लिए वे लोग पुनः लौट आते थे। हमेशा ध्यान रखें बैक साइड को समझ, शाम तक काम करने के लिए, नहीं, रिटर्न, रिटर्न टू रिज्यूम, नहीं, शाम तक पुनः काम करने के लिए वे लोग लौट आते थे। रिज्यूम मतलब होता है
किसी भी काम को फिर से प्रारंभ कर। रिज्यूम मतलब हो गया पुनः प्रारंभ करना। तो यहाँ तक की बात को आप लोगों ने समझा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो पैराग्राफ है पर जरा हम लोग चलते हैं। वन डे, एक दिन, अ ग्रुप ऑफ मंकी यानी कि बंदर का एक समूह। अ ग्रुप ऑफ मंकी अराइव्ड, अराइव मतलब होता है पहुंचना। एट द साइट ऑफ द बिल्डिंग, एट द साइट, साइट मतलब वो वह स्थान जहां पर काम चलता है उसे साइट कहते हैं। साइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग यानी कि वो भवन, यानी कि भवन के साइट पर। ठीक है। वन डे, एक दिन, अ ग्रुप ऑफ मंकी बंदर का एक समूह अराइव्ड पहुंचा। ठीक है। जरा हम लोग बैक साइड से समझते हैं। साइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के काम चलने वाले स्थान पर, ठीक है, बंदर का एक समूह क्या किया, एक दिन पहुंचा। एंड और वॉच्ड और देखा, क्या देखा भाई, द वर्कर्स लिविंग फॉर देयर मिड डे मील। याद रखिएगा, लिव फॉर या स्टार्ट फॉर दो ऐसे शब्द होते हैं प्रिपोजिशन में। आप लोगों ने इन दोनों के बारे में जरूर पढ़ा होगा। दो शब्द होते हैं ना, एक होता है हमारा स्टार्ट और एक होता है हमारा लीव। ये दो शब्द होते हैं, दोनों शब्दों पर ध्यान रखिएगा। इन दोनों शब्दों की खूबी होती है कि इन दोनों के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है जब किसी भी स्थान को छोड़ने या कहीं जाने का जाने के बारे में हम लोग बात को बताते हैं। आप इसको ऐसे भी समझिए, आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप एक सेंटेंस लिख, जैसे राम इज लिविंग लंदन। तो यहाँ पर देख लीजिए, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी स्थान की तरफ प्रस्थान करने का बोध कराना होता है या किसी स्थान पर हम लोग पहुंचते हैं, जब उसको फिक्स डेस्टिनेशन के रूप में दर्शाते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग उस स्थान के पहले टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर लीव और फॉर आ जाए, सॉरी, लीव और स्टार्ट आ जाए, तो इस स्थिति में हम लोग फॉर का यूज। तो आगे की बातों को हम लोग जरा समझते हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आगे गौर किया जाए तो कहते हैं कि उसने वर्कर्स को देखा। ठीक है, वॉच्ड द वर्कर, उसने वर्कर्स को देखा यानी कि जो मजदूर थे उन मजदूरों को देखा। लिविंग फॉर द मिड डे मील्स, लिविंग फॉर यानी कि प्रस्थान करते हुए, फॉर देयर, देयर का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वर्कर्स है। मिड डे मील्स, मिड डे मील्स यानी कि दोपहर का भोजन। तो बंदरों के समूह ने क्या देखा कि उनको अपने दोपहर के भोजन के लिए, यानी कि मजदूरों को अपने दोपहर के भोजन के लिए प्रस्थान करते हुए, ठीक है, तो बंदरों ने देखा कि सारे मजदूर जो है वो अपने दोपहर के भोजन करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए जरा समझते हैं आगे की बात को। वन ऑफ द कारपेंटर्स, अब देखिएगा जहां भी आपको इस तरह की बातें मिलती हैं, इस तरह की जो बातें मिलती हैं वो क्या दर्शाती हैं, तो वो ये दर्शाती कि अनेक में से किसी एक को दर्शा। जैसे आप अगर लिखते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी कि आपके दोस्त एक से ज्यादा हैं और उन अनेक दोस्तों में से आप किसी एक को दर्शा रहे हैं। ठीक है। तो और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, वन ऑफ के बाद जनरली प्लूरल नाउन ही आता है, लेकिन चूंकि आप इन सभी में से केवल एक को दर्शा रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर ही यूज कर। तो वन ऑफ द कारपेंटर्स वाज, यानी कि कारपेंटरों में से एक, वाज, सौ, सौ तो जानते हैं आप लोग,
शॉ का मतलब होता है आरी, और जब उसका वर्ब के रूप में यूज किया जाता है तो उसी शॉ का मतलब होता है काटना, इसमें आईएनजी लगा दिया गया। शॉविंग। अ ह्यूज, ह्यूज मतलब होता है बड़ा, विशाल। लॉग, लॉग मतलब होता है टुकड़ा। ऑफ वुड, वुड मतलब लकड़ी। ठीक है। तो वन ऑफ द कारपेंटर्स वाज शोइंग अ ह्यूज लॉग ऑफ वुड। उनमें से एक बढ़ई लकड़ी के एक बड़े से टुकड़े को काट रहा था। अब शॉविंग दिखा है तो बेसिकली आरी से काट रहा था। ठीक है। सिंस, आगे की बातों को देखा जाए। सिंस इट वॉज ओनली हाफ डन। सिंस का अर्थ यहाँ पर कारण बताने के लिए किया गया है। सिंस का मतलब है क्योंकि। क्योंकि इट वॉज ओनली हाफ डन, क्योंकि अभी काम आधा ही हुआ था। यानी कि जो लकड़ी के विशाल बड़े से टुकड़े को काटने का जो काम चल रहा था वो काम अभी आधा ही हुआ था। ही प्लेस्ड अ वेज, उसने एक खूंटा को रख दिया। बिटवीन, यानी कि बीच में, जैसा कि आपने ऊपर अभी तस्वीर में आपने देखी, देखिए जैसे इस विशाल लकड़ी के टुकड़े को वो काट रहा है। अभी काटने का काम जो है वो आधा ही हुआ है। लकड़ी के इस टुकड़े को काटने का काम अभी आधा ही हुआ है। ठीक है? पूरा अभी लकड़ी का टुकड़ा कटा नहीं है, इसलिए बीच में उसने क्या कर दिया है, कारपेंटर ने ये खूंटा लगा दिया है। अब वो खूंटा क्या सोच करके लगाया होगा, इस बात को तो आप समझ ही सकते हैं। उसी बात को यहाँ आगे एक्सप्लेन करके बताया गया है। चलिए तो ध्यान से समझा जाए। ही प्लेस्ड, प्लेस देखिए, प्लेस मतलब नाउन के रूप में स्थान होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग पढ़ते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेसिकली इसी बात को समझाया जाता है कि शब्दों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो ये प्लेस दो तरह से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। एक नाउन के रूप में स्थान हो गया, और वर्ब के रूप में हो गया स्थानांतरित करना, रखना। तो ही प्लेस्ड अ वेज, ने क्या कर दिया, रख दिया एक खूंटे को। इन बिटवीन, बीच में। ठीक है। यानी कि उसने क्या किया, एक खूंटे को बीच में रख दिया। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए, द लॉग, टुकड़ों को, ना द लॉग, टुकड़ों को, फ्रॉम क्लोजिंग अप। क्लोज अप मतलब बंद होना, नहीं नजदीक आना। तो लकड़ी के टुकड़ों को बंद होने से, नजदीक आने से रोकने के लिए उस मजदूर ने एक खूंटा दोनों के बीच में रख दिया। ही, वह, देन इसके बाद, वेंट ऑफ, चला गया, along with the other workers, दूसरे मजदूरों के साथ, फॉर हिज मील, अपने भोजन, नहीं बैक साइड समझ लिया जाए, अपने भोजन के लिए मजदूरों के साथ वह इसके बाद चला गया। ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इसके अर्थ को समझना होगा तो हम लोग समझने का काम, हिंदी निकालने का काम, हिंदी प्राप्त करने का काम बैक साइड से करते हैं। बैक साइड से अपनी हिंदी और इंग्लिश की थोड़ी सी स्ट्रक्चर जो होता है वो दोनों में डिफरेंसेस होता है। इस डिफरेंसेस के कारण जो है वो हमें अलग तरीके से इसे समझ। आइए आगे देखा जाए। व्हेन ऑल द वर्कर्स, व्हेन मतलब जब, ऑल मतलब सभी, द वर्कर्स यानी कि काम करने वाले मजदूर, वर गॉन, ये गो है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट हो जाता है, और इसी का थर्ड फॉर्म गॉन होता है। व्हेन ऑल द वर्कर्स गॉन, वर गॉन, जब सभी मजदूर चले गए। द मंकी, जो वहाँ बंदर थे, जो बंदर लोग वहाँ पर थे। केम डाउन, कम डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना, नहीं, कम डाउन मतलब हो गया नीचे उतरना। ठीक है। इसी का पास्ट टेंस बना दिया गया है केम डाउन, पास्ट टेंस के अर्थ को मेंटेन करने के लिए। द मंकीज केम डाउन फ्रॉम द ट्रीज, बंदर, जो भी बंदर लोग थे वो पेड़ से नीचे उतर गए। एंड स्टार्टेड जंपिंग, और उछलना कूदना शुरू कर दिए।
अराउंड द साइट, साइट में चारों तरफ। दो शब्द होता है राउंड और एक होता है अराउंड। ये राउंड जो है गोले को दर्शाता है नहीं, और अराउंड जो है यहाँ वहाँ कहीं भी को दर्शाता है। तो वो पूरे साइट में यहाँ वहाँ कहीं भी जंप करना शुरू कर दिए। एंड और प्लेइंग विद द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब होता है औजार, और औजारों के साथ खेलना शुरू। ठीक है, प्लेइंग यहाँ पर, ये प्लेइंग जो है वो कंटिन्यूअस टेंस को दर्शा रहा है। ये देख लीजिए, बेचारा बीच में फंस गया है। आइए देखा जाए इसको भी। देयर वाज वन मंकी। अब देखिए फिर वही इंट्रोडक्टरी देयर का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। नहीं, इंट्रोडक्टरी देयर, इंट्रोडक्टरी देयर, देयर या इट, ऐसे होते हैं शब्द जिनका वास्तव में सेंटेंस में कोई अर्थ नहीं होता है। तो देयर वाज वन मंकी, एक बंदर था। हु, अगेन देखिए हु आया है, जो के अर्थ में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। हु गॉट क्यूरियस, क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु, और यहाँ पर गेट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, एक्यूजेटिव वर्ब के रूप में। गॉट क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु हो गया। अबाउट प्रिपोजिशन के बारे में। वेज, वेज का मतलब हो गया खुटा। प्लेस्ड मतलब स्थानांतरित या रखा हुआ। बिटवीन मतलब के बीच में। द लॉग यानी कि लकड़ी का टुकड़ा। उनमें से जो एक बंदर था, उसको, उसके बारे में बताया जा रहा है। देरवाज, देरवाज वन मंकी, एक बंदर था। हु गॉट क्यूरियस, जो जिज्ञासु हो गया। किस चीज के बारे में जिज्ञासु हो गया? ठीक है, तो लकड़ी के टुकड़े के बीच रखे उस खुट्टे के बारे में वो जिज्ञासु हो। ही सेट डाउन ऑन द लॉग। सिट डाउन मतलब बैठ जाना। ऑन के ऊपर, द लॉग यानी कि लकड़ी का टुकड़ा। वो लकड़ी के टुकड़े के ऊपर बैठ गया। एंड हैविंग प्लेस्ड हिमसेल्फ इन बिटवीन द हाफ स्प्लिट लॉग, और इस बंदर ने क्या किया? हैविंग प्लेस्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को रख दिया, स्वयं को स्थानांतरित कर दिया। बिटवीन के बीच, किसके बीच? हाफ स्प्लिट लॉग, आधा कटे हुए लकड़ी के बीच में अपने आप को स्थानांतरित कर दिया। गॉट होल्ड ऑफ द वेज, वेज को उसने पकड़ लिया जोर से। एंड स्टार्टेड पुलिंग एट इट, और उसको फिर पुलिंग एट इट, पुल मतलब होता है खींचना, उसको खींचना शुरू कर दिया। ठीक है, उसको खींचना शुरू कर दिया। किसको? लकड़ी का जो खूटा था उस खूटे को खींचना शुरू। ऑल ऑफ अ सडन यानी कि बिल्कुल अचानक ही। द वेज केम आउट, वेज खूटा कम से बन गया केम, पास्ट टेंस को मेंटेन करने के लिए। केम आउट, खूटा बाहर आ गया। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द हाफ स्प्लिट लॉग क्लोज इन, हाफ स्प्लिट आधा कटा हुआ, लॉग टुकड़ा, क्लोज इन करीब आ गया। ठीक है, उसका परिणाम क्या हुआ कि जो आधा कटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा था वो करीब आ गया, यानी कि दोनों तरफ के जो कटे हुए भाग थे वो क्या हो गए? करीब आ गए। तो ये दोनों तरफ के कटे हुए भाग हैं। ये यहाँ से इधर का कटा हुआ भाग, ये यहाँ से इधर का कटा हुआ भाग, दोनों जो है वो करीब आ गए। तो आगे देखा जाए। तो जो आधा कटा हुआ भाग दोनों था वो करीब आ गए। द मंकी गॉट कॉट, मंकी जो है वो पकड़ा गया। इन द गैप ऑफ द लॉग, इन द गैप ऑफ द लॉग, उस लकड़ी, उस लकड़ी के गैप में, उस लकड़ी के टुकड़े के गैप में बेचारा पकड़ा गया। एज वाज हिज डेस्टिनी, ऐसी थी उसकी किस्मत। डेस्टिनी किस्मत। ही वॉज सिवियरली, सिवियरली मतलब गंभीर रूप से, उंडेड यानी कि घायल हो जाना, वो गंभीर रूप से घायल हो गया।
द वाइज इंडीड सेज, इंडीड मतलब सचमुच में, वाइज मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान लोगों ने सचमुच में कहा है। वन हु इंटरफियर्स, इंटरफियर मतलब होता है हस्तक्षेप करना, वन हु इंटरफियर्स इन अदर्स वर्क, यानी कि कोई भी जो दूसरे के कामों में हस्तक्षेप करता है, श्योरली कम्स टू ग्रीफ, निश्चित ही रूप से वो दुख का भागी बनता है। ग्रीफ मतलब होता है दुख या परेशानी, श्योरली मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से वो दुख का भागी बनता है। तो बंदर ने वही काम किया, बंदर दूसरे के काम में जो है हस्तक्षेप किया और उसका परिणाम उसे मिल गया। तो यहां तक की तो बातचीत हो गई बच्चे लोग समझने की। अब इस कहानी को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ देते हैं थॉरोली, जल्दी जल्दी। पूरा समझने के बाद पूरी कहानी को एक बार बिल्कुल आंख बंद करके कान में हेडफोन लगा करके पूरी कहानी को सुन करके, हिंदी में नहीं बस इसको इंग्लिश में सुन करके समझने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपकी लिसनिंग पावर स्ट्रांग होगी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो बिल्कुल ध्यान से अब सुनना शुरू कीजिए। There was once a merchant who employed many carpenters and masons to build a temple in his garden. Regularly, they would start work in the morning and take a break for the midday meals and returns to resume work till evening. One day, a group of monkeys arrived at the site of the building and watched the workers leaving for their midday meals. One of the carpenters was throwing a huge log of wood. Since it was only half done, he placed a wedge in between to prevent the log from closing up. He then went off along with the other workers for his meal. When all the workers were gone, the monkeys came down from the trees and started jumping around the site and playing with the instruments. There was one monkey who got curious about the wedge placed between the log. He sat down on the log and having placed himself in between the half split log, caught hold of the wedge and started pulling at it. All of the sudden, the wedge came out. As a result, the half split log closed in and the monkey got caught in the gap of the log. As was his destiny, he was severely wounded. The wise indeed say, one who interferes in others' work surely comes to grief. इतनी बातों को बार बार सुन करके समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए। एक नई स्टोरी जिसका नाम है द जैकल एंड द ड्रम, इसको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, टिल देन पढ़ते रहिए, समझते रहिए, अपने आप को रोज थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए।